2035 में तकनीकी प्रगति के कारण काइनेक्ट नामक एक वर्चुअल रियलिटी दुनिया का निर्माण हुआ, जो वास्तविक दुनिया जितनी ही यथार्थवादी थी। इसमें जीवंत एआई एनपीसी, शानदार तलवारबाजी और जादू शामिल थे, जिसने 100 मिलियन से अधिक लोगों को आकर्षित किया। इस दुनिया में जाने के लिए खिलाड़ी वीआर हेडसेट और अंतरिक्ष जैसे दिखने वाले पॉड्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम वर्चुअल रियलिटी गेम के एक दृश्य में पहुंचते हैं, जहां एक पुराने महल के अवशेष दिखाई देते हैं। वहां एक सुनहरे बालों वाला योद्धा छुरों से छलनी हो चुका है और वह मर जाता है। यह दृश्य कुछ सैनिकों द्वारा देखा जाता है। इस हमले के पीछे जो व्यक्ति है, उसका नाम बे डोयोन है, जिसे गेम में क्रैश के नाम से जाना जाता है। वह अस्सासिन्स क्रीड जैसा दिखता है। चूंकि यह एक बनाम कई का मुकाबला है, सैनिकों को लगता है कि वे जीत जाएंगे, इसलिए वे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि वे एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। क्रैश न केवल मुख्य चरित्र जैसी ऊर्जा रखता है, बल्कि वह गेम में 13वें स्थान पर भी है। इसके अलावा वह एक साइकोकाइनेटिक मनोवैज्ञानिक शक्तियों वाला है, जो उसे मृत सैनिकों की तलवारों को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। वह इन तलवारों का उपयोग करके हमलावर सैनिकों को मार देता है। इसके बाद कुछ धनुर्धर क्रैश पर तीरों की बौछार करते हैं, लेकिन वह अपनी साइकोकाइनेटिक शक्तियों से उन्हें रोक देता है और तीरों को वापस सैनिकों की ओर मोड़ देता है। फिर वह एक चाकू लेकर बचे हुए सैनिकों की गर्दन काट देता है। बचे हुए सैनिक उसकी इस ताकत से निराश हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उनके ऊपर तैरते हुए हथियारों की बारिश होने लगती है। यही वह क्षण होता है जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी हार निश्चित है। क्रैश महल में प्रवेश करता है और अपना मास्क और हुड हटाता है। वह कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी एक खांसी की आवाज उसका ध्यान खींचती है। यह आवाज एक पोप जैसे कपड़े पहने एक व्यक्ति की है, जो अपने अंत के करीब लगता है। क्रैश की दिलचस्पी उस व्यक्ति के गले में पड़ी एक नीले पेंडेंट में है। पुजारी घबराया हुआ है और उसे लगता है कि दुनिया के उद्धारकर्ता आने वाले हैं। हालांकि क्रैश को केवल वह पेंडेंट चाहिए। जब वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो पुजारी उसकी बांह पकड़ लेता है और साहस जुटाकर पूछता है कि क्रैश ने शहरों को क्यों जलाया और निर्दोष लोगों को क्यों मारा। हालांकि क्रैश को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पुजारी के गले से पेंडेंट छीन लेता है। उसे बूढ़े आदमी कहकर संबोधित करते हुए वह कहता है कि राजा को उस पर दोष नहीं डालना चाहिए, बल्कि उस गिल्ड पर डालना चाहिए जिसने साम्राज्य के साथ मिलीभगत की थी। कुछ ही देर बाद सहायता बल आ जाते हैं और क्रैश को वहां से निकलने का संकेत मिल जाता है। वह वहां से जाने लगता है, लेकिन पुजारी अपने अंतिम सांस में घोषणा करता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होगा और क्रैश को अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्रैश को अभी भी कोई परवाह नहीं है और वह एक पत्थर की वेदी की ओर बढ़ता है। वह पेंडेंट को वेदी पर बने एक आकार के छेद में रखता है और एक गुप्त मार्ग प्रकट होता है। वह सीढ़ियों से नीचे जाता है और अपने लक्ष्य के स्थान तक पहुंचता है। वहां उसे एक पौराणिक वस्तु मिलती है, जो काइनेक्ट की दुनिया में अपनी तरह की पहली वस्तु है। काइनेक्ट की कहानी के अनुसार 5 साल पहले प्रमुख गिल्ड्स ने साम्राज्य के साथ मिलीभगत की थी, जिसने दुनिया को तबाह कर दिया। हालांकि क्रैश के पास एनपीसी पोप की शिकायतें सुनने का समय नहीं है, क्योंकि उसने इस वस्तु को पाने के लिए 6 महीने संघर्ष किया है। काइनेक्ट अब इन प्रमुख गिल्ड्स के हाथों में है और क्रैश अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने टॉप 100 तक का सफर अकेले तय किया है। वह अपने इन्वेंट्री को खोलता है, पौराणिक वस्तु को लेता है और निश्चित है कि गिल्ड्स को यह जानकर खुशी नहीं होगी कि यह वस्तु किसने ली है। अब जब यह मामला सुलझ गया है, तो वहां से निकलने का समय आ गया है। लेकिन तभी क्रैश का ध्यान एक गेम कार्ट्रिज की ओर जाता है। वह उसे उठाता है और सोचता है कि यह कहां से आया है, लेकिन अचानक उसके शरीर से नीली आभा निकलने लगती है और स्थिति खराब होती दिखती है। जाहिर है सिस्टम में कनेक्शन त्रुटि हो गई है और एक चीख के साथ वह अपने पॉड में जाग जाता है, घबराया हुआ और खून से लथपथ। क्रैश निराश है, क्योंकि उसे लगा था कि वह अंततः प्रगति कर रहा है, लेकिन उसके पास इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। अभी कुछ माफिया वाले उसके घर में घुस आते हैं और उसे छुरा घोंप देते हैं। अगले कदम के रूप में उनमें से एक व्यक्ति फोन करता है और रिपोर्ट करता है कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल गया है और वह पूछता है कि अब क्या करना है। दुर्भाग्य से बॉस ने क्रैश को मारने और उसका सिर लाने का आदेश दिया है, इसलिए वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह आदेश सुनकर क्रैश डर जाता है और वह दया की भीख मांगता है, लेकिन उसे कोई रहम नहीं मिलता। वे उसके चेहरे पर एक बैग डालते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। जैसे जैसे बे की चेतना अंधकार में डूबती है, उसे लगता है कि एक गेम के लिए लोगों को मारना बहुत ही पागलपन है और इस तरह क्रैश प्रो गेमर अब नहीं रहा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है और क्रैश 2.9 अपने बिस्तर से उठता है। वह अपने नए शरीर को देखता है
और भ्रमित होता है क्योंकि उसे याद है कि उसे छुरा घोंप कर मार दिया गया था। उसके बगल में एक नौकरानी खड़ी है जो उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है और उसे लॉर्ड राउल कहकर संबोधित करती है। वह इससे हैरान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका ध्यान नौकरानी के ऊपर दिख रहे स्टैट्स स्क्रीन पर जाता है। उससे वह जानता है कि नौकरानी का नाम अन्ना है और वह लेवल 3 पर है। तभी उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट होती है और उसे लगता है कि वह कुछ ऐसा देख रहा है जो उसे नहीं देखना चाहिए। स्क्रीन ने उसे सूचित किया कि काइनेक्ट का क्लोज्ड बीटा सिस्टम शुरू हो गया है। इसके अलावा वह अब यूजर इंटरफेस का उपयोग कर सकता है और वहां एक यूजर ऑनलाइन है। इस जानकारी को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह खुद एक यूजर है। वह खुद से बुदबुदाता है और सोचता है कि यह सब एक मजाक हो सकता है। फिर वह सभी तथ्यों को जोड़ता है और हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वह काइनेक्ट की दुनिया में है। बालकनी पर खड़े होकर वह हवा को महसूस करता है, लेकिन इस बार चीजें उसके पिछले अवतार क्रैश के रूप में लॉगिन करने की तुलना में कहीं अधिक यथार्थवादी लगती हैं। उसे याद आता है कि काइनेक्ट के साथ जुड़ाव का स्तर खेल में उनकी ताकत को निर्धारित करता है। सामान्य खिलाड़ियों का लगभग 30% सिंक्रोनाइजेशन होता है, लेकिन उसके पिछले जीवन में बेई डोयुआन का लगभग 90% सिंक्रोनाइजेशन था। इस वजह से वह 10 साल तक लीडर बोर्ड पर शीर्ष स्थान पर रहा, जब तक कि प्रमुख गिल्ड्स सामने नहीं आए। लेकिन अब लेवल अप करने में बिताया गया सारा समय बर्बाद हो गया है। वह अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को भूल जाता है और समझता है कि वह क्लोज्ड बीटा में एकमात्र यूजर है। फिर वह अपना हाथ बढ़ाता है और सीखता है कि वह क्लोज्ड बीटा में भी अपने इन्वेंटरी का उपयोग कर सकता है। उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट होती है जो उसकी जानकारी को स्कैन करती है। उसकी योजना अपने पिछले जीवन की जानकारी और शक्ति का उपयोग करके फिर से शीर्ष पर पहुंचने की है। अचानक उसे एक तेज सिरदर्द होता है। उसे एहसास होता है कि वह राउल एशटन है, काउंट एशटन का सबसे छोटा बेटा। एशटन परिवार रूबेन किंगडम के 5 बड़े परिवारों में से एक है, लेकिन काइनेक्ट में वे पहले गिरने वाले परिवारों में से एक हैं। हालांकि वे 5 प्रतिष्ठित सैन्य परिवारों में से एक हैं, उनका अनुभव सबसे अच्छा नहीं रहा। काउंट एक बीमारी से मर गए, पहले बेटे की युद्ध में मृत्यु हो गई और दूसरा बेटा लापता हो गया। फिर सबसे छोटे बेटे के काउंटी विरासत में लेने के बाद एक तख्ता पलट हुआ। इन आपदाओं के दौरान क्षेत्र का सुरक्षात्मक बैरियर टूट गया, जिससे एक राक्षसी आक्रमण हुआ और परिवार का अंत हो गया। और वर्तमान में क्रैश उसी परिवार का सबसे छोटा बेटा राउल एशटन है। वह खूबसूरत नजारों को देखता है, लेकिन यह दुखद है कि 3 साल में यह सब खत्म हो जाएगा। हालांकि वह तय करता है कि वह चीजों को बदल देगा। अब वह बाई डोह्यून या क्रैश नहीं है और यह उसके जीवन का आखिरी मौका है। बाई डोह्यून के रूप में पीड़ित होने के बाद इस मौके को फिर से खोना दुखद होगा और ऐसा करने के लिए उसे अपना प्रशिक्षण शुरू करना होगा। उसी समय उसे एक तलवार भी दिखाई देती है। 1 महीने बाद हाउस एशटन में वयस्कता टूर्नामेंट शुरू होगा। अगर वह सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो वह किंगडम एकेडमी में दाखिला ले सकेगा और वहां मजबूत बन सकेगा। वह पहले वाली तलवार उठाता है और उसे खींच कर निकालता है। एक सच्चे योद्धा की तरह दिखता है जो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। हालांकि कुछ ही बार तलवार चलाने के बाद वह चेहरे के बल गिर जाता है। वह सोचता है कि कुछ ही बार तलवार चलाने के बाद वह इतना थक क्यों गया है, इसलिए वह अपनी स्थिति की जांच करता है। उसे पता चलता है कि वह लेवल 5 पर है, जो उसकी नौकरानी अन्ना से सिर्फ 2 लेवल ऊपर है। जाहिर है यह अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए उसे टूर्नामेंट के लायक प्रशिक्षण शुरू करना होगा। 1 महीने बाद टूर्नामेंट का दिन आता है। राउल यह देखकर हैरान होता है कि टूर्नामेंट में इतने सारे प्रतिभागी हैं, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसे आसानी से हरा सकते हैं। वह अपने प्रशिक्षण और पिछले महीने के दर्द को याद करता है जो उसने क्वालिफायर पास करने के लिए झेला था।